रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 47। तभी दादी माँ माहौल को ठीक करने के लिए बोली, ठीक है बेटा, अब डिनर टाइम हो गया है, डिनर के लिए चलते हैं, बाद में जिसे जो भी बात करना है बात कर लेना। अब आगे। दादी माँ की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली, खास करके विपुल जी, सीखा जी और दोनों भाइयों ने, वरना उन्हें तो लगा था आज प्रखर और उसका बेटा मिसेस मल्लिका कुकरेजा को सुना सुना कर ही मार देंगे। पर आज रूही की इंसल्ट होने पर भी उन्हें बुरा फील नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ था। वरना रूही की इंसल्ट को तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। पहले चाहे सामने रूही की इंसल्ट करने वाला कोई भी हो, वो रूही के लिए लड़ जाती थी। प्रखर ने गुस्से से घूरकर मल्लिका और उसके बेटे आकर्ष को देखा और फिर बाकी सब के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। वही स्वाभिमान जल्दी चलते हुए बोला, हम बाद में इन दोनों छिपकली और गटर के कीड़े को देख लेंगे। अभी तो मुझे भूख लगने लगी है, मुझे जल्दी से अपनी भाभी की हाथ का खाना खाना है। वहीं उसकी बात सुनकर मल्लिका जी, अर्चिता और रूही का मुंह काला पड़ गया। वहीं नेहा ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अच्छा हुआ आज उसने नियति को कुछ नहीं कहा था, वरना रूही के साथ साथ इस वक्त उसे भी सुनना पड़ता। और इन दोनों बाप बेटे और नियति का ऑरा एक जैसा था और दोनों बाप बेटे तो सीधा धमकी ही दे देते थे। आज जय और आदित्य आकाश के जगह को दोनों बाप बेटे ने ले लिया। प्रखर नियति की राइट साइड बैठ गया और कियान अपनी मम्मी की लेफ्ट साइड में बैठ गया। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी मम्मी की हाथ का खाना खाने के लिए। वो तो इंतजार नहीं कर पा रहा था। तभी जय और आदित्य ने स्टाफ से कहकर सब कुछ खिलाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वहीं इतने सारे डिशेज देखकर सब हैरान थे, क्या नियति ने सिर्फ 1-1.5 घंटे में इतना सारा कुछ बना लिया था। बाकी सब वहीं आ गए थे क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और झगड़ा में भी थोड़ा वक्त बीत गया था। मल्लिका जी ने धीरे से शिखा जी से पूछा, क्या आपकी छोटी बेटी सच में टॉप सेफ निराली है? शिखा जी ने नियति को देखते हुए ही बिना भाव के कहा, हाँ, हर फील्ड में मेरी बेटी टॉप पर है। सिर्फ कुकिंग में ही नहीं, उसके अंदर और भी बहुत सारी स्किल है जिस बारे में आपको नहीं पता, इसलिए उसे अब से मत भड़काइए। हमें भी अपनी बेटी भी सभी स्किल के बारे में अब तक नहीं पता है। उनकी बात सुनकर मल्लिका जी हैरान रह गई, फिर उन्होंने मुंह बना लिया। उन्हें लग रहा था शिखा जी अपनी बेटी के लिए बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। उन्हें विश्वास नहीं था कि नियति के पास और भी अच्छी टॉप स्किल हो सकती है। टॉप सेफ बन जाना ही बहुत बड़ी बात है, एक साथ कोई इतनी सारी स्किल कैसे सीख सकता है? जरूर शिखा जी अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल रही हैं। इतना सोचकर वो भी बाकी सब के साथ डाइनिंग टेबल की दूसरी साइड बैठ गई। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी थी, फिर भी एक चेयर कम पड़ गया, इसलिए एक चेयर को एडजस्ट करके रखना पड़ा जहां नीरज जी बैठ गए। देखा जाए तो ये डाइनिंग टेबल बहुत ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से सब एडजस्ट हो गए थे। फिर भी आज बहुत सारे लोग थे, इसलिए एक चेयर कम पड़ चुका था और रूही और नेहा अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। रूही को तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए था, इसलिए वो हमेशा की तरह अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठ गई और नेहा हमेशा की तरह अर्जित के साइड बैठ गई। उनका खाना भी आ गया। मल्लिका जी थोड़ा कंफ्यूज थी और बोली, खाना यहीं पर तो है, फिर खाना लाने की क्या जरूरत है? उन्हें लगा नियति ने शायद सबके लिए ही खाना बनाया है। उनकी बात सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, ये खाना मेरी बहन ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है मिसेस कुकरेजा। आपको क्या लगता है आप मेरी प्रिंसेस मतलब टॉप सेफ निराली की हाथ से बना खाना खाने की लायक भी हैं? आपके लिए तो घर पर ऑलरेडी खाना बना हुआ है, वही चाहिए, हमारे खाने पर क्यों नजर रख रहे हैं? तभी जय नौटंकी करते हुए बोला, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर रखने की वजह से हमारे पेट में खाने के बाद दर्द होने लग जाए। उन दोनों की बात सुनकर सब हंसने लगे। स्वाभिमान बोला, हाँ सही कहा, कुछ लोगों की मनहूस नजरें जल्दी लग जाती हैं और मुझे तो लगता है यहाँ काफी ज्यादा मनहूस लोग हैं। उसका पॉइंट रूही की तरफ था, जो रूही बखूबी समझ रही थी। उसने गुस्से में अपनी होंठ काट लिए। ये लड़का उसे क्यों टारगेट कर रहा था? क्या उसे कभी इस लड़के को नाराज किया है? क्या सिर्फ नियति की गुड बुक्स में आने के लिए स्वाभिमान रायजादा उसे इस तरह से टारगेट कर रहा है? अगर स्वाभिमान प्रखर का भाई ना होता तो रूही जरूर उसे सबक सिखाती। गुस्से में उसकी मुठिया कैसी हुई थी, उसकी नाखून उसकी हथेली में घुस रही थी। उसने जलती हुई नजरों से नियति को देखा, जो कियान को खाना सर्व कर रही थी। इसका दोष भी उसने नियति को दे दिया, क्योंकि पहले नियति ने ही उसे मनहूस कहा था। तभी नियति ने भी उसे ठंडी नजरों से देखा। उसकी एक नज़र देखते ही रूही का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे नियति की ऐसी नजरें बहुत खतरनाक लग रही थी। उसने जल्दी से नियति पर से अपनी नज़र हटा लिया।
और फिर एक नज़र प्रखर को देखा जो बस प्यार से नियति को देख रहा था। उसका नज़र किसी और पर बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर रूही को और भी बुरा लगने लगा और गुस्सा आने लगा। क्या प्रखर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो वो उसे एक नज़र भी नहीं देख रहा है? वो चाहती थी प्रखर उसे देखे और उसकी बेटी और हॉटनेस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए ताकि आगे चलकर वो प्रखर को नियति से छीन सके। पर ऐसा तो शायद सिर्फ रूही की सपने में ही हो सकता था। तभी अमृत की नज़रें भी रूही पर पड़ी। उसे जब देखा कि रूही किस तरह से प्रखर को प्यार से देख रही है तो उसे गुस्सा आने लगा। कल ही रूही ने सबको कहा था कि प्रखर के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो अपनी छोटी बहन के मंगेतर को पसंद नहीं कर सकती और आज वो प्रखर को इस तरह से प्यार से देख रही है। क्या रूही सबसे झूठ बोल रही थी? क्या रूही के दिल में अभी भी प्रखर के लिए फीलिंग्स हैं? ये सोचकर अमृत का भाव रूही के लिए कठोर हो गया। उसने रूही को घूर कर देखा और बोला, रूही तुम वहाँ क्या देख रही हो? उसकी आवाज़ से रूही डर गई और अपने भाई को देखा। क्या उसके भाई ने देख लिया कि वो किस तरह से प्रखर को देख रही थी? उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी धीरे से बोली, सॉरी भाई, मैं तो बस देख रही थी नियति और मिस्टर रायजादा की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है और दोनों के बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अमृत ने उसे डाउटफुल नज़रों से देखा पर और कुछ नहीं बोला। तभी मल्लिका जी जो गुस्से में थी, तभी विकास जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर भी वो अपनी गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा नियति ने सबके लिए खाना बनाया होगा। मुझे नहीं पता था कि नियत ने सिर्फ आप सबके लिए ही खाना बनाया था। नियति ने उन्हें देखा और बोली, अब तो आपको पता चल गया ना मिसेस मल्लिका कुकरेजा। वैसे आपकी नज़रें अब भी दूसरों की चीज़ों पर गड़ी रहती हैं। आपको बस दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे दूसरों की पति भी आपको ही पसंद आया और आपने उसे भी छीन लिया। कहीं आप दूसरों की पति की तरह खाना भी तो नहीं छीनना चाहती है ना? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, मैं मिस्टर विकास कुकरेजा की पहली पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो अपना हक किसी एरी गैरी कचरे को दे दूं ताकि वो आयासियाँ कर सके। मुझे अपना हक लेना अच्छी तरह से आता है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर मेरा होने वाला पति। जो मेरी चीज़ों पर नज़र रखता है मैं उसकी आंखें नोच लेती हूँ। और बाकी रहा मेरे मंगेतर की बात, तो उन पर नज़र रखने वाले को तो मैं उसकी बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े करके समुंदर में फेंक दूंगी। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में रखे फोक को टेबल पर चला रही थी। और ये सब कहते हुए उसकी नज़रें मल्लिका जी पर और रूही पर बनी हुई थी। उसने चीज़ों की बात मल्लिका जी को और मंगेतर की बात रूही से कहा था। जैसे वो अभी उन दोनों की गले में फोक को घूंप देगी। उसकी इतनी खतरनाक बातें सुनकर मल्लिका जी और रूही दोनों ही डर गई। मल्लिका जी को तो अब नियति से और भी डर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नियति को उनके बारे में इतना कैसे पता है। रूही समझ गई कि नियति यह बात उसके लिए भी कह रही है, क्योंकि नियति की ठंडी नज़र उस पर ही थी और वो उसे वार्निंग दे रही है कि वो प्रखर पर नज़र ना डाले। नियति ने प्रखर को देखा और पूछा, मैं बिल्कुल सही कहा ना? अभी जो भी आप पर नज़र रखेगा और आपको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके काट सकती हूँ, है ना? प्रखर ने हाँ में सिर हिला दिया और प्यार से उसे हग करके बोला, हाँ बनी, तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। प्रखर जानता था कि उसकी बनी गुस्से में है, क्योंकि निशी ने भी उस पर नज़र डाला था और उसकी बनी निशी को अच्छे से सबक नहीं सिखा पाई, क्योंकि उसने निशी को बचा लिया था। इस बात का गुस्सा अभी भी उसकी बनी के दिल में थोड़ा तो होगा ही। अब कोई बात नहीं होगी, अब सब खाना खाइए, दादाजी बोले तो सब चुप हो गए। विपुल जी, सीखा जी और बाकी सब तो बैठकर बस तमाशा देख रहे थे। आदित्य और जय का इस तरह से कहना उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि वो बड़ों से ऐसे बात कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। खाना सर्व होने के बाद सब खाने लगे। कियान ने देसी ही पुलाव और मशरूम टेस्ट किया। वो खुशी से बोला, मम्मी ये बहुत टेस्टी है, मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। थैंक यू मम्मी, मेरे लिए मेरा सारा फेवरेट डिश बनाने के लिए। मुझे सच में ये डिलीशियस लग रहा है। कियान खुश होकर खा रहा था। थोड़ी देर पहले जो वो रूही और मल्लिका जी को गुस्से से घूर रहा था, इस वक्त अब उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था। सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट डिश बनी थी। स्वाभिमान तो चटकारे ले लेकर खा रहा था। उसे फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन सबसे ज़्यादा पसंद था, पर आज उसकी भाभी ने उसके लिए इतना सब कुछ बना दिया था, और वो भी हेल्दी तरीके से, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। प्राची के लिए भी नियति ने मशरूम मसाला और पनीर बनाया था,
और संजीत के लिए और आपने तीनों भाइयों के लिए भी उसने कुछ उनकी फेवरेट डिशेज बनाया था। जय, आकाश, आदित्य तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जय खाते हुए बोली, वाह बनी, तुमने सच में कमाल कर दिया, ये कोफ्ता तो सुपर टेस्टी है और ये मिक्स वेज भी बहुत टेस्टी है। सब खाते हुए तारीफ कर रहे थे। वहीं प्रखर अपने हाथों से अपनी बनी को खिलाने लगा और वो खुद भी खाने लगा। नियति भी बीच बीच में कियान और प्रखर को खाना खिला रही थी। वो सब एक बड़ी और हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे इस वक्त। वहीं विपुल जी और शिखा जी की आंखों में आंसू आ गया था और दोनों भाइयों की आंखों में भी नमी थी। नीरज जी पर सरिता जी को भी इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि नियत ने सबके लिए खाना बनाया था पर उसने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। पर वो कर भी क्या सकते थे, नियति उनसे नफरत करती थी, इसलिए वो उसे खाने को टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। विपुल जी तो अपनी बेटी की हाथ से बने खाने को बस एक बार टेस्ट करके देखना चाहते थे। उन्हें कभी यह मौका नहीं मिला था क्योंकि रूही को कुकिंग नहीं आती थी। बचपन से उसे लाड प्यार से पाला गया था, इसलिए वो कभी किचन में नहीं गई थी। उसने बस एक दो बार कॉफी बनाया होगा। इस बार शिखा जी भी उसी हालत में थी। वहीं आकाश सिर नीचे झुकाए बैठा था। उसे तो अब नियति से डर लग रहा था, पर नियति से वो इम्प्रेस भी हो रहा था। अगर नियति उसे एक बार भी मिल जाए तो भी वो खुश हो जाएगा। सब देख रहे थे सबको खाना खाते हुए। उसे खाने को देखकर जो बहुत ज्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा था, अब उन्हें अपना खाना बेकार लग रहा था। वो सामने रखे डिलीशियस खाने को एक बार के लिए तो टेस्ट करके देखना ही चाहते थे। तभी संजीत बोला, छोटी सी भाभी, मुझे लगा था आप सिर्फ दुनिया की बेस्ट रेसर निया और बेस्ट डॉक्टर दिशा है और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नीति भी, पर मुझे नहीं लगा था कि आप कुकिंग में भी बेस्ट हो। आज आपने जो डिलीशियस खाना बनाकर मुझे दिया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं घर जाकर अपने घर के शेफ के हाथ का बना खाना अब खा पाऊंगा, क्योंकि उसका टेस्ट इसके कंपैरिजन में मुझे बेकार लगेगा। वही संजीत की बात सुनकर कुकरेजा फैमिली में सब फिर से हैरान हो गए। मल्लिका जी की गले में तो खाना ही अटक गया। अर्चिता, विकास जी और आकर्ष भी अब रानी से नियति को देख रहे थे। क्या अभी अभी मिस्टर रायजादा ने इतनी सारी टॉप आइडेंटिटी बताया, वो सब इस लड़की की है? इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मल्लिका जी ने शिखा जी और विपुल जी की तरफ देखा कि शायद वो उन्हें इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे या वो उनके चेहरे पर हैरानी की भाव देख पाएंगे। अगर वो हैरान होते तो वो सोचते कि यह सब या तो झूठ है या फिर उन्हें भी नहीं पता है। पर वो सब तो आराम से खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, या फिर वो सब पहले से ही इस बारे में जानते थे। विकास जी ने विपुल जी को देखा और धीरे से पूछा, विपुल, क्या सच में तुम्हारी छोटी बेटी की इतनी सारी आइडेंटिटी है? विपुल जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, हाँ, और भी बहुत सारी आइडेंटिटी है जी, बारे में तुम्हें पता ना हो तो ही तुम सबके लिए अच्छा है। विपुल जी की बात सुनकर अब तो विकास जी और भी हैरान रह गए। इसका मतलब है सच में ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और कैपेबल हैं। वो धीरे से बोले, विपुल, तुम्हें सच में तुम्हारी छोटी बेटी के रूप में एक हीरा मिला था, पर तुम सब ने उसे अपनी गलतियों से खो दिया। विपुल जी भी हताश होकर आंखों में आंसू लिए नियति की तरफ देखकर बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा विकास, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मैंने अपनी छोटी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाया। बचपन में हम सब ने उसे इतना दर्द दे दिया कि आज वो बस हम सब से नफरत करती है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो हम सबको कभी माफ भी कर पाएगी या नहीं। विकास उसे सांत्वना देकर कुछ सोचते हुए बोला, अक्सर हम कांच को चुनते हुए हीरे को खो देते हैं। सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि मैं भी अपनी हीर को खो दिया है। मुझे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने भी। इतना कहकर वो रुक गई और उनकी आंखों के सामने एक मासूम चेहरा आकर गुजर गया। उन्होंने सिर झटका और बोले, वक्त का इंतजार करो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। हो सकता है तुम्हारी बेटी भी तुम्हें वक्त के साथ माफ कर दे। उनकी बात सुनकर विपुल जी ने भी हाँ में सिर्फ हिला दिया और बोले, अब तो मुझे भी यही उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ मेरी छोटी बेटी की जख्मी भी थोड़ा भर जाए और उसकी नफरत हमारे लिए थोड़ी कम हो जाए, भले ही वो हमें माफ करें या ना करें। वहीं किसी ने अब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कि सब खाने लगे। दादाजी दादी माँ तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर इतना ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, खास करके बाहरी लोगों का। और मल्लिका जी तो बहुत डर चुकी थी पिछली बार की धमकी से, इसलिए उन्होंने इस बार कुछ नहीं पूछा ये लड़की कितनी कॉन्फिडेंट होकर उनकी पास्ट के बारे में बात कर रही थी। पर इस लड़की को ये बात कैसे पता चली कि उन्होंने किसी के घर को बर्बाद कर दिया था? उसके बाद ही उन्हें विकास जी मिले थे।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की को और भी कुछ पता हो? अब वो चुप ही रहने वाली थी जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि इस लड़की को और कुछ नहीं पता है, वरना कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतनी सालों तक उन्होंने अपनी जो छवि बनाए रखी थी सब कुछ खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद सबका खाना खत्म हो गया तो नियति कियान की मुंह हाथ को क्लीन करने लेकर चली गई। प्रखर भी उनके पीछे पीछे चला गया। नियति ने जब कियान के हाथ को और मुंह को साफ कर दिया तो प्रखर ने कियान को बेसिन स्लैब से नीचे उतार दिया और बोला, यहाँ से सीधा अपने चाचू के पास जाओ और वहीं बैठो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अपनी मम्मी को आपके साथ अकेले छोड़कर क्यों जाऊं? कियान चीढ़ कर बोला। उसे अपने डैड पर गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि उसके डैड मम्मी के साथ अकेले रहने के लिए उसे यहाँ से भगा रहे हैं, पर वो भी तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो वो क्यों जाए? प्रखर ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, अगर तुम नहीं गए तो सोच लो, तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई या बहन इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है। जब तुम हम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने दोगे तभी तो हम तुम्हारे लिए छोटा भाई या छोटी बहन ला सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर कियान ने मुंह बना लिया, पर यही एक बात उसकी दुखती नस था। वो सच में एक छोटा भाई या बहन चाहता था, जिन्हें वो प्यार करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, उन्हें हर किसी से बचा सके। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे जल्दी छोटा भाई या बहन ला दो बस डैड। उसने मन ही मन सोच लिया था, जब उसे छोटा भाई या बहन मिल जाएगी उसके बाद वो अपने डैड को सबक सिखाएगा। वो अपने डैड को अपनी मम्मी के पास नहीं आने देगा, फिर होगा उसका बदला पूरा। जिस तरह से इस वक्त उसके डैड उसे परेशान कर रहे हैं वैसे ही वह भी उन्हें इस तरह से परेशान करेगा। वो वहां से चला गया और जाकर मुंह फुलाकर अपने चाचू के पास बैठ गया। वहीं नियति ने प्रखर को देखा और बोली, आपने बच्चे को बाहर क्यों भेज दिया? वो यहाँ रहता तो क्या दिक्कत होती? इतना कहते हुए उसने अपने हाथ को पोंछा तो प्रखर ने लेफ्ट हाथ से पीछे से उसे गले से लगा लिया और अपनी राइट हैंड आगे कर दिया और बोला, बनी तुमने कियान को मुंह हाथ को कितने प्यार से साफ कर दिया। अब मुझे कियान से बहुत ज्यादा जलन हो रहा है और अब मुझे भी बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। क्यों ना तुम मेरे भी हाथ और मुंह को खुद ही साफ कर दो। नियति ने पीछे की तरफ मुड़कर उसे घूर कर देखा और बोली, कियान छोटा बच्चा है, वो सिर्फ 3 साल का है। क्या आप एक बच्चे से खुद को कंपेयर कर रहे हैं जान? उसने प्रखर के हाथ को पकड़ लिया, पर प्रखर उसकी कमर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और बोला, मैं भी बच्चा हूँ, अब तुम ठीक उसी तरह मेरे हाथ और मुंह को साफ करो जैसा तुमने कियान के साथ किया था। नियति का तो इस वक्त सिर पीट लेने का मन कर रहा था। वो थोड़ी गुस्से से बोली, हाँ आप तो 3 महीने के बच्चे हो ना, अब आपकी भी हाथ में ही धुलवाऊं। इतना कहकर वो खुद ही प्रखर के हाथ को टैप के आगे करके अच्छे से क्लीन करने लगी। फिर आपने हाथ को भीगा कर उसकी मुंह को भी क्लीन किया तो प्रखर सच में किसी आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपट गया। बनी मुझे नींद भी आने लगा है, क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ही रूम में सो जाऊं? उसकी बात सुनकर नियति ने घूर कर उसे देखा और बोली, अब आप कुछ ज्यादा ही बच्चे बन रहे हो, चुपचाप घर जाइए और आराम से घर पर ही सो जाइए। वहीं रूही ने जब कियान को हॉल में देखा तो वो हाथ धोने के बहाने अंदर चली गई। वो सोच रही थी अगर वहां पर प्रखर अकेला होता तो उसके साथ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे ही उसने देखा कि प्रखर पर नियति साथ में है और दोनों एक दूसरे को हैक किए हुए हैं तो उसका खून खौल गया। उसकी नकुल हथेलियों में घुस रहा था। उन्हें इतने प्यार से बात करते और हक किए देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नियति के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। क्यों? वो इस घर की बड़ी बेटी थी, यह प्रपोजल उसके लिए आना चाहिए था और आज प्रखर भी सिर्फ उसका होना चाहिए था। क्यों? वो नियति को पसंद करता है, उसे क्यों नहीं? नियति में इतना भी क्या खास है, बस वो थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे खूबसूरत तो वह भी है ना, तो प्रखर ने सिर्फ नियति को ही क्यों चुना? क्यों प्रखर ने उसे नहीं चुना? अगर प्रखर उनके बीच गैर कंपटीशन करवाता तो जरूर वही पहले होती। समझ में नहीं आ रहा था कि नियति जैसी ठंडी लड़की को कोई कैसे प्यार कर सकता है। ना तो नियति किसी से ठीक से बात करती है, ना ही किसी को अप्रोच करती है, ना ही नियति कोई मासूम लड़की है। वह तो सबको मुंह पर ही बेइज्जती करती थी। वो तो कितनी मासूम और अच्छी है, प्रखर उसे क्यों पसंद नहीं करता है? दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गया था। वो प्रखर और नियति की करीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से प्रखर को सिर्फ उसका होना चाहिए था। वो मुड़ गई और वहां से जाते हुए दिल में बोली, नहीं नियति, मैं सब कुछ तुम्हारा नहीं होने दूंगी। प्रखर को मेरा होना चाहिए था, तुमने उसे मुझसे छीन लिया।
पर मैं भी रूही शेखावत हूँ, मैंने तो बचपन में भी तुम्हें सबसे दूर कर दिया था और तुमसे सब कुछ छीन लिया था, मॉम डैड भाइयों का प्यार भी। और अब भी मैं वैसा ही करूंगी और तुमसे प्रखर जी के प्यार को छीन लूंगी, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ मेरा होना चाहिए, उन पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। मैं सबसे बेस्ट डिजर्व करती हूँ, तुम नहीं। इतना सोच सोच कर वो जाकर सोफे पर बैठ गई। वही उसके जाते ही नियति और प्रखर ने उस तरफ देखा। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वहां पर रूही आई थी और फिर चली गई, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रखर ने नियति की हाथ को टिश्यू से साफ किया और उसे किस करके लेकर बाहर चला गया। वही नियति को देखकर आकर्ष की आंखें तो अब चमक रही थी, पर वो उसे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तक प्रखर रायजादा यहाँ है वो उसे देख नहीं सकता था, पर उसने सोच लिया था कि प्रखर के जाने के बाद वो नियति से बात करने की कोशिश करेगा। वो उसे अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। उसे अपनी एक्टिंग स्किल पर थोड़ा तो भरोसा था। नियति की इतनी सारी टॉप आइडेंटिटी है, ये बात जानने के बाद अब तो वो सच में नियति को पाना चाहता था, और अगर जरूरत पड़े तो वो उससे शादी भी करना चाहता था। अगर उसने नियति से शादी कर लिया तो उन्हें कितनी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। प्रखर नियति के पास बैठ गया। कुछ देर बात करने के बाद सब वहां से जाने के लिए तैयार थे। तभी प्रखर की नजर आकर्ष पर पड़ी, जो नियति को नजरें चुराए देख रहा था। उसे देखकर प्रखर की आंखें कोल्ड हो गई। उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी उसकी बनी को इस तरह से देखे। तभी आकर्ष को किसी की नज़र खुद पर महसूस हुआ तो उसने प्रखर की तरफ देखा। उसकी जलती हुई सुनहरी आंखें देखकर मानो आकाश का बॉडी अंदर से ठंडा पड़ गया, जैसे कोई उससे उसकी सोल को खींचकर उससे अलग कर रहा हो। आकर्ष इतना ज्यादा डर गया था कि उसे ऐसा लगा जैसे वो मर जाएगा। तभी प्रखर की ठंडी आवाज उसकी कान में पड़ी। मिस्टर आकर्ष कुकरेजा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं या फिर तुम मरना चाहते हो? उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर आकर्ष को ऐसा लगा जैसे वो सच में मर जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। वहीं बाकी सब भी कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगे। आकर्ष हकलाते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर रायजादा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। वहीं कियान भी उसे घूर रहा था और प्रखर के बोलने से पहले वो बोला, डैड आप कह ही क्यों रहे हो? जो आंखें हमारी मम्मी पर पड़े हमें उसे हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। सब आकर्ष और प्रखर फिर नियति को देखने लगे तो प्रखर ठंडी आवाज में बोला, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा, आपने सुना? और मिस्टर आकर्ष कुकरेजा, आप जिस तरह से मेरे बनी को बार बार देख रहे हैं इसके लिए मैं आपकी आंखें निकाल सकता हूं या फिर मौत दे सकता हूं। मुझे आपकी नजरें अपनी बनी पर पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। उसकी बात सुनकर आकर्ष हकलाते हुए बोला, सॉरी मिस्टर रायजादा, पर मैं किसी गलत नज़र से उन्हें नहीं देख रहा था। मैं तो बस यूं ही क्यूरियोसिटी में देख रहा था, उनकी इतनी सारी आइडेंटिटी जानने की वजह से। प्लीज आप गलत मत समझिए। प्रखर की नज़रों की वजह से उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वही रूही इस वक्त खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मिस्टर रायजादा, मिस्टर आकर्ष बस क्यूरियोसिटी की वजह से नियति को देख रहे थे, उनका कोई गलत मतलब नहीं होगा। आपको इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। नियति तुम ही समझाओ, इस तरह से गुस्सा होना सही नहीं है ना? और ऊपर से वो हमारी होने वाली भाभी के भाई हैं। वो ये सब अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूम एक्सप्रेशन लिए कह रही थी, जैसे उससे ज्यादा मासूम तो इस दुनिया में कोई हो ही ना। पर उसकी इस मासूमियत की धूंक से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नियति ठंडा भाव से बोली, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, मेरी नहीं, तो मुझे उसके कचरा भाई के बारे में क्यों सोचना है? चाहिए वो चाहे मरे या जिए, इससे मेरा क्या लेना देना। वैसे मैं भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं भी अपने ऊपर गलत नज़र रखने वाले और अपने जान पर गलत नज़र रखने वालों को टुकड़ों में काटकर मछलियों को खाने के लिए फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नियति की आंखें उसे कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वो उसे ठंडे भाव से देख रही थी। प्रखर खतरनाक आवाज में बोला, अब जब मेरी बनी का इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे क्यों उनके बारे में सोचना चाहिए? इसलिए भी केयरफुल मिस्टर आकर्ष कुकरेजा, किसे पता कब आपके साथ क्या हो जाए। वहीं अमृत ने सिर झुका लिया ताकि उसकी आंखों की आंसू को कोई देख न पाए। जब नियति ने कहा कि वो उसका भाई नहीं है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके दिल में दर्द सा उठ रहा था, पर वो सबके सामने रोकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। मल्लिका जी परेशान होकर बोली, मिस्टर रायजादा, मेरे बेटे ने कहना कि वो गलत नज़र से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से नियति को देख रहा था। फिर भी आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या ये गलत बात नहीं है?
तभी नियति टेडी स्माइल करते हुए बोली, अब क्या हम अब जैसी घटिया औरत से सही गलत जानने की जरूरत है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ गलतियों के सिवा कुछ नहीं किया है। उसकी बात सुनकर मल्लिका जी का चेहरा काला पड़ गया, पर अब तक वो गुस्से में भी आ गई थी, इसलिए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मिसेस मल्लिका कुकरेजा कि आप एक बहुत घटिया कचरा और लालची औरत हो जिसने अपनी स्वार्थ के लिए किसी की बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। और ये बात तो आज भी अच्छी तरह से जानते हो हैं ना मिसेस कुकरेजा। आपने क्या किया था और कितना कुछ करके विकास कुकरेजा को फंसाया था और इस कुकरेजा सरनेम को पाया, ये बात तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। आखिरकार पहले आप एक घटिया दो कौड़ी की लड़की जो थी, जिसकी ना तो कोई हैसियत थी ना ही कोई पहचान, वैसे पहचान तो आपको कुकरेजा फैमिली में आने के बाद ही मिलाना, वरना पहले तो आप बस एक मामूली सी एम्प्लॉय थी कुकरेजा इंडस्ट्री में और एक गरीब फैमिली से थी, है ना? क्या मैंने कुछ गलत कहा मिसेस मल्लिका कुकरेजा? आपने मिस्टर कुकरेजा को अपनी प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी के टाइम शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि आपको एक और बकरा जो मिल गया था आपको लगा वो मिस्टर विकास कुकरेजा से ज्यादा अमीर है, पर असल में वो बस एक गरीब लड़का था जो एक बड़ी फैमिली में ड्राइवर था। जब आपको सच पता चला तो आप फिर से चाल चलकर मिस्टर कुकरेजा की जिंदगी में आ गई और उनकी घर को बर्बाद कर दिया और खुद उनकी बीवी बन गई। और आपका ये बेटा भी तो शादी से पहले ही हो गया था ना मिस्टर कुकरेजा के साथ, तो इस हिसाब से तो आपका ये बेटा जायज नहीं नाजायज कहा जाना चाहिए। शर्मिष्ठा कुकरेजा, ये नाम तो आपको अच्छी तरह से याद होगा ना मिसेस मल्लिका कुकरेजा। जिस जगह पर अभी आप हो उस जगह पर तो हक शर्मिष्ठा कुकरेजा का होना चाहिए था। आखिरकार शर्मिष्ठा कुकरेजा तो श्री विकास कुकरेजा की पहली वाइफ हैं और उनकी तो डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो आपकी शादी तो लीगल ही नहीं है। फिर भी शादी के बाद आप ऐसो आराम से जिंदगी की रही हो, और तो और आपके आपने फटीचर दो कौड़ी की फैमिली को भी रिच फैमिली बना दिया। उनके पास अब जो भी पैसा और जॉब है सब कुछ सिर्फ कुकरेजा फैमिली के बदौलत, सब कुछ मिस्टर विकास कुकरेजा की मदद से ही हुआ था, है ना? इतना कहकर नियति रुक गई। उसने ज्यादा कुछ आगे नहीं कहा क्योंकि इतने में ही मल्लिका जी डर से भर चुकी थी। उनकी माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नियति को उनकी पास्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। भले ही हाई सोसाइटी में कुछ लोगों को पता है कि वो विकास की सेकंड वाइफ हैं, पर किसी को भी इतना सब कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि किसी को भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता। वहीं विकास जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। उन्हें नियति की एक बात अजीब लगी कि उन्हें भी नहीं पता था कि पहले मल्लिका जी ने उन्हें किसके लिए छोड़ा था, तो क्या नियति जो कह रही है वो सच है? इतना सोचकर उन्होंने मल्लिका जी को घूर कर देखा, पर उन्होंने अभी उन्हें कुछ नहीं बोला। वो घर जाकर इस बारे में मल्लिका जी से अच्छी तरह से बात कर सकते थे। वहीं मल्लिका जी गुस्से और डर से हड़बड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं विकास जी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके माँ पापा ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं विकास जी के लाइफ में रही तो वह उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। मैं किसी के भी लिए विकास जी को नहीं छोड़ा था, समझी तुम? विकास जी की तरफ देखकर बोली, मेरा विश्वास कीजिए ये लड़की झूठ बोल रही है। उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ मिसेस मल्लिका कुकरेजा। अतीत कभी कभी सामने आकर खड़ा हो जाता है, इसलिए इतनी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में आपकी कर्म आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप पागल हो जाए। वैसे जब मिस्टर विकास कुकरेजा की माँ पापा ने आपको उनके बेटे की जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा था, तो आपको फिर से अपने बेटे को लेकर उनके सामने आने की क्या जरूरत थी? क्या ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया था ताकि आप फिर से उनकी लाइफ में आ सके और उनके घर को बर्बाद करके उनकी बीवी को बाहर करके उनकी जगह ले सके? उसकी बात सुनकर सब अजीब नजरों से मल्लिका जी को देख रहे थे। इस वक्त तो विपुल जी, शिखा जी, नीरज जी, सरिता जी सब और बाकी दोनों भाई उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। आज उन्हें मल्लिका जी का काला अतीत का सच पता चल रहा था और उन्हें अपनी बेटी, अपनी बहन पर कोई शक नहीं था कि वह इस बार में झूठ बोलेगी। नियति जी बारे में नहीं जानती, उसे बार में वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। अर्चिता इस वक्त थोड़े गुस्से में आ गई और बोली, नियति आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या आप मेरी मोम को इसलिए बदनाम कर रही हैं? आप नहीं चाहती हैं कि मेरी और अमृत की शादी हो? मल्लिका जी जो अब तक डर से पीला पड़ चुकी थी वो बोली, हाँ मेरी बेटी सही कह रही है नियति, क्या तुम नहीं चाहती हो कि अमृत और अर्चिता की शादी हो?
इसलिए तुम मेरे बारे में झूठ बोल रही हो ताकि यह शादी टूट जाए। कोई और बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें अपनी बेटी के साथ ही चलना पड़ा। अंशी ने उन्हें मजाकिया भाव से देखा और अमृत की तरफ देखकर बोली, मिस्टर अमृत, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? उसकी बात सुनकर अमृत थोड़ा खुश हो गया और बोला, हाँ बच्चा, प्लीज मुझे एक बार के लिए माफी कर दो। मुझे बताओ क्या करने से तुम मुझे माफ कर दोगी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, तो फिर आपको इस लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। क्या आप उसे लड़की से शादी करेंगे जिससे मैं कहूंगी? नियति बिना भाव के बोली। अमृत जल्दी मान गया और बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, तुम जिस भी लड़की से कहोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार कहकर तो देखो। वहीं अमृत की बात सुनकर कि वो नियति की माफी पाने के लिए वो जिससे रहेगी उससे शादी करने के लिए तैयार है, रूही और नेहा गुस्सा हो गई। क्यों उसके भाई को नियति की पसंद किए लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? क्या नियति से माफी पाने के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है? तभी नियति मल्लिका जी को देखकर बोली, आपने सुना, मैं अगर चाहती हूँ कि यह शादी टूट जाए तो मैं आराम से तोड़ सकती हूँ, मुझे आप जैसी कचरा के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अमृत फिर से उदास हो गया। क्या उसकी बहन सिर्फ यूं ही जानने के लिए कह रही थी? पर वो तो सच में चाहता था कि उसकी बहन उसे माफ कर दे। पता नहीं ये दिन कब आएगा। वहीं अर्चिता ने हैरानी से अमृत को देखा। क्या उसके अमृत जी सिर्फ इस लड़की की माफी पाने के लिए उसे छोड़ देंगे? उसे तो भरोसा नहीं हो रहा था। यही हाल इस वक्त मल्लिका जी का भी था। तभी विकास जी बोले, मल्लिका, आकर्ष, अर्चिता, चलो यहाँ से। तुम तीनों क्या कहीं भी जाती हो तो शांति से नहीं रह सकती हो, कुछ ना कुछ तुम तीनों को ही गलत कहना होता है। विकास जी अब और झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहते थे। वो देख सकते थे कि इन सब की झगड़ा की वजह से विपुल जी भी स्ट्रेस में आ गए थे। प्रखर ने आकर्ष को घूर कर देखा और कियान भी, वो दोनों आकर्ष को मार डालना चाहते थे। प्राची और स्वाभिमान बोले, वो हमारी भाभी है, अगली बार उन पर नजर भी मत डालना, वरना इस बार तो तुम जिंदा जा रही गई, अगली बार शायद आंखें नहीं होंगे। तभी जय हंसते हुए बोला, या फिर गर्दन नहीं होगा। इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगे। वहीं आकर्ष ने गुस्से से उन्हें देखा पर कुछ बिना बोले जाने के लिए उठ गया। उसे और बहस करके बेइज्जत नहीं होना था। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए प्राची पर भी पड़ी, पर उसने जल्दी से नज़र हटा लिया क्योंकि प्राची रायजादा खानदान की प्रिंसेस की वो चाह कर भी उसे नहीं पा सकता था और नियति से भी अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विकास जी दादाजी और दादी माँ को देखकर हाथ जोड़कर बोले, सगाई की डेट फिक्स होगा तो हम फिर से मिलेंगे। दादाजी और दादी माँ ने हाँ में सिर्फ हिला दिया क्योंकि उन्हें विकास इतना बुरा नहीं लगा था। उनकी फैमिली को विपुल जी बाहर छोड़ने चले गए। वहीं जब कुकरेजा फैमिली के सब चले गए तो संजीत और बाकी सब भी जाने के लिए उठ गए। जय, आकाश और आदित्य स्वाभिमान प्राची के साथ बाहर चले गए। प्रखर ने अपनी बनी को देखा और बोला, बनी, क्या आज मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ? वो इस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी फेवरेट खिलौना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे जबरदस्ती उसके खिलौने से अलग किया जा रहा हो ताकि वो पढ़ाई कर सके। इस वक्त सीन बिल्कुल सेम था और प्रखर की इस बचकानी हरकतों को देखकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं कियान को गुस्सा आ रहा था। अगर उसके डैड मम्मी के पास रहें तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो मम्मी को उसके खिलाफ भड़का देंगे और फिर वो ही मम्मी के दिल में हमेशा के लिए नंबर 1 पोजीशन पर रह जाएंगे? तो उसका क्या होगा? क्या वो हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगा? नहीं, ऐसा तो वो कभी भी नहीं होने देगा। इसलिए उसने जल्दी से प्रखर के हाथ को खींचा और बोला, चलिए डैड, आपको देर हो रही थी ना, चलिए अब। अगर कोई मम्मी के पास रह सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, आप नहीं। उसकी बात सुनकर प्रखर उसे गुस्से से घूरने लगा और बोला, तुम पिद्दी, क्या तुम मुझे अपनी बनी से अलग करना चाहते हो? बेवकूफ़ लड़का, थोड़ा समझदार बनो। दोनों इस वक्त एक दूसरे को घूरते हुए आंखों ही आंखों में कोल्ड वार कर रहे थे। वहीं वहां खड़े सबको इस वक्त तो बहुत मजा आ रहा था, दोनों बाप बेटे को इस तरह से नियति के लिए आंखों ही आंखों में लड़ते देख। सिर्फ एक ही इंसान थी जिसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रूही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस नियति में ऐसा भी क्या खास है जो ये दोनों बाप बेटे नियति के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं। प्रखर और उसका बेटा नियति के लिए इतना ज्यादा पजेसिव क्यों हो रहे हैं? उसके हिसाब से नियति इतना कुछ खास नहीं थी। उसकी बस कुछ आइडेंटिटी थी, बस ट्रीटमेंट कर सकती थी, म्यूजिक कंपोज कर सकती थी और खाना बना सकती थी।
तो भी क्या हुआ, इसमें इतना क्या खास है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं, पर उसके हिसाब से वो शेखावत फैमिली की रियल प्रिंसेस थी और इस आइडेंटिटी की वजह से वो नियति को ओवरशैडो कर सकती थी। पर तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया चलने लगा और वो आगे जाकर मासूम बनते हुए बोली, नियति, अगर मिस्टर रायजादा यहाँ रहना चाहते हैं तो तुम उन्हें रहने क्यों नहीं दे रही हो? वैसे भी हमारे गेस्ट रूम में तो अभी कोई नहीं है, तो वो आराम से रह सकते हैं। क्या तुम्हें ये देखकर अच्छा लग रहा है कि मिस्टर रायजादा और उनका बेटा एक दूसरे से लड़ रहे हैं? तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए और तुम यहाँ खड़ी होकर उन्हें लड़ते हुए देख रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है नियति। वो तो प्रखर को इम्प्रेस करना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि कौन बेस्ट है। तो क्या हुआ अगर नियति की इतनी सारी टॉप आइडेंटिटी है तो फिर भी वो अच्छी लड़की नहीं है? इसी वजह से वो इस वक्त प्रखर और कियान को रोकने की बजाय उन दोनों को उसके लिए लड़ते हुए देख रही थी, जो कि एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी नहीं करेगी। और उसके लिए दूसरी फायदा ये होगा, अगर प्रखर यहाँ आज रहेंगे तो वो प्रखर के और भी क्लोज आ सकती थी। अगर प्रखर यहाँ रुक जाए तो वो रात को प्रखर को सेड्यूस कर सकती थी। वो भी तो एक लड़का है, कब तक उसकी हुस्न की जाल से बचेगा? वो उसे हॉट लुक में देखकर जरूर उस पर फिदा हो जाएगा और फिर उन दोनों के बीच जो होगा उसके बाद तो प्रखर चाह कर भी उससे ना तो खुद दूर जा पाएगा ना उसे खुद से दूर कर पाएगा। ये सोच सोच कर उसके दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहा था। वो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रखर कैसे भी करके यहाँ रुक जाए और कियान भी नियति के पास रुक जाए और उसे प्रखर के पास गेस्ट रूम में ना आने दे, ताकि वो अपनी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए और प्रखर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसके साथ आज रात बिता ले। फिर कल सुबह को और कुछ नहीं होगा, फिर प्रखर हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। कोई भी उसे फिर से प्रखर से दूर नहीं कर पाएगा। वो तो अपनी सपनों में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। वो अभी भी प्रखर को देख रही थी, जिस वजह से इस वक्त प्रखर और नियति दोनों का गुस्सा बढ़ रहा था। नेहा ने तो अपना सिर पीट लिया। वो जानती थी अब रूही फिर से सजा पाने वाली बात कर रही थी। वो रूही को पीछे खींच पाती उससे पहले रूही की गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। रूही इस थप्पड़ से पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और दर्द और हैरानी से सामने देख रही थी। उसे नियति ने ही थप्पड़ मारा था और उसकी पंचों उंगलियों की निशान रूही की गाल पर छप चुकी थी। रूही समझ गई थी कि अब तक तो वो सिर्फ प्रखर के साथ होने के सपने ही देख रही थी, वो भी खड़े खड़े। नियति ने एक और थापड़ उसकी गाल पर जड़ दिया और उसे उसकी बालों से पकड़ते हुए बोली, मैं तुमसे कहा था ना रूही शेखावत की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे जान पर नजर डाले। क्या तुम इतनी जल्दी मेरी कही हुई बात को भूल गई? रूही ने सामने देखा तो कियान प्रखर भी उसे गुस्से से घूर रहे थे और बाकी घरवाले भी थोड़े गुस्से से उसे देख रहे थे। विपुल जी, जय, आकाश और आदित्य भी बाहर से अंदर आ गए थे। विपुल जी थोड़े गुस्से से बोले, रूही, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम नियति की मैटर में कुछ मत बोलो, तो फिर तुमने क्या कहा जिस वजह से नियति इतना गुस्सा हो गई? जय, आकाश और आदित्य तीनों अपनी बहन के पास आ गए और बोले, इसने क्या कहा हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए बदला लेंगे बचा। उनकी बात सुनकर नियति ने रूही की बालों पर पकड़ कस लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ नहीं भाई, इस लड़की के हिसाब से मैं अपने जान और अपने बेटे के बीच में झगड़े को देख रही हूँ पर रोक नहीं रही हूँ। और इसकी इतनी हिम्मत कि इसने फिर से मेरे हब्बी पर नजर डाला। वहीं रूही की दर्द से चीख निकल गई। वो नियति से अब पूरी तरह से डर चुकी थी। वो हकलाते हुए बोली, नियति, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे बिना वजह क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रही थी और मैंने मिस्टर रायजादा पर कोई नजर नहीं डाला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतना कहकर उसने प्रखर को देखा और बोली, प्लीज मिस्टर रायजादा, लगता है नियति पहले की तरह गुस्से में आ गई है, प्लीज इसे कहिए मैं आपको किसी गलत नज़र से नहीं देखा। वो इस वक्त बहुत दयनीय लग रही थी और भी ज्यादा मासूम और हानिरहित दिखने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रखर उसे पसंद करने लग जाए। उसके हिसाब से अगर वो लाचार बेचारी दिखेगी तो प्रखर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएगा। लड़के यही तो करते हैं ना, इसी ट्रिक से तो उसने राज, प्रशांत और पता नहीं कितने लड़कों को प्यार में फंसाया था। पर वो किसी को हाँ नहीं कहती थी, पर उनके दिल में हमेशा एक मासूम छवि बनाए रखती थी। से उससे ज्यादा मासूम दो इस दुनिया में कोई हो ही ना। और वो बेचारी दिखती थी ताकि लड़के आगे जाकर उसे प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा कई बार हुआ भी था, जब भी लड़के उसे मुसीबत में देखे थे तो उसके आगे आ जाते थे ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसने कई बार ये गेम खेला था।
और ये कई बार भी सक्सेसफुल हुई थी, पर इस बार भी वो बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश प्रखर जी उसे नियति से किसी हीरो की तरह बचाए। फिर उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होती, फिर प्रखर जी नियति को छोड़कर उसे प्यार करने लगते। उसका ये सपना जल्दी टूट गया। जैसे वो अपनी बॉडी वेट को बिना कंट्रोल किए प्रखर की तरफ गिरना चाहती थी, क्योंकि नियति ने उसकी बालों से को झटक दिया था, इसलिए वो प्रखर की तरफ गिरना चाहती थी ताकि प्रखर उसे संभाल ले। पर उसके गिरते ही प्रखर साइड हो गया और रूही धड़ाम से नीचे जा गिरी। उसकी हाथ कोहनी थोड़ा छिल गया और कमर पर भी चोट लगी थी, जिस वजह से दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने दर्द और आंसू भरी आंखों से प्रखर को देखा। क्यों? आखिर प्रखर जी ने उसे अपनी बाहों में ले क्यों नहीं बचाया? क्या उन्हें हीरो को तरह उसे नियति से बचा नहीं लेना चाहिए था? वो तो एक मासूम और बेचारी लड़की थी ना, जिसे नियति टॉर्चर कर रही थी। फिर प्रखर जी ने उसे क्यों नहीं बचाया? और क्या अभी भी उन्हें नियति से इतना प्यार था? क्या इतना सब कुछ देखने के बाद, उसकी इतनी वाइल्ड बिहेवियर देखने के बाद भी प्रखर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या प्रखर जी को नियति जैसी लड़की पसंद है जो हर किसी के साथ मारपीट और झगड़ा करे? प्रखर ने नियति की हाथ को पकड़ा और बोला, बनी, तुम्हें इस कचरे को टच करने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारी हाथ गंदे हो गए होंगे और तुम्हारे सिवा मुझे देखने का हक किसी के पास नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को देखना तक पसंद नहीं करता हूँ, खास करके इस जैसी दो कौड़ी की कूड़े को। और मैंने कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें किसी को कभी मारना हो तो मुझे कहना, मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। इतना कहकर वो उसे बेसिन के पास ले जाने लगा ताकि उसकी हाथ को साफ कर सके। वो धीरे धीरे उसकी हाथ को क्लीन कर रहा था। वहीं रूही को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। वो तो प्रखर जी से कितना प्यार करती है, पर क्या प्रखर जी उसे कचरा समझ रहे हैं? वो तो उसे किसी गंदगी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़कों को क्या हो जाता है जब वो नियति को देखते हैं। क्या सिर्फ नियति की खूबसूरती की वजह से सब उसे इतना पसंद करते हैं? तभी कियान धीरे से बोला, आप सही सोच रहे हो चुड़ैल, गंदी बेवकूफ आंटी। मेरे डैड मेरी मम्मी की है, उन्हें सिर्फ मेरी मम्मी ही इस तरह से देख सकती हैं, आप नहीं। आपने अपनी शक्ल भी अच्छी है, कितनी गंदी लगती है आप मेरी मम्मी के सामने, तो आप कचरा हैं। उसकी बात सुनकर रूही ने प्रखर नियति से नजर हटाया और गुस्से से कियान को घूरने लगी। इस 1.5 फुट की बच्चों की हिम्मत कैसे हुई उसकी इस तरह से इंसल्ट करने की? पर वो जानती थी कियान से वो नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो प्रखर का बेटा था। उसने सोच लिया था इस लड़के को तो वो सबक सिखा कर ही रहेगी। अगर कभी क्या हुआ कि उसकी शादी प्रखर से हो गई तो वो इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो इस लड़के को प्रखर की और बाकी सबकी जिंदगी से बहुत दूर कर देगी। नेहा और अर्जित ने जल्दी से उसे नीचे से उठाया। रूही को तो बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। पहले नियति ने उसे मारा पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप खड़े होकर उसे मार खाते हुए देखते रहे। और अब इस लड़के ने भी उसकी बेइज्जती की, फिर भी किसने कुछ नहीं कहा। और प्रखर ने भी उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती की। क्या प्रखर की आंखों में वो बस एक कूड़े की टुकड़ा है? वही प्रखर नियति के लेकर आया। रूही अपनी मोम डैड को देख रोनी सूरत बनाकर रो रही थी, पर रोते हुए वो मासूम तो नहीं, पर भद्दी जरूर लग रही थी, क्योंकि उसका गाल मार खाने की वजह से फूल गया था। नियति को देखकर इस बार उसकी आंखों से वो नफरत नहीं छुप पा रही थी। नियति ने उसे ठंडे भाव से देखा और बोली, अगली बार सिर्फ गाल पर निशान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रूही डर गई और रोते हुए बोली, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया नियति जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो गई कि मुझे मारने लगी? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, मैं तो बस तुम्हें समझ रही थी। तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो बता देती। और प्रखर जी, मैंने आपको बुरा नहीं कहा, तो फिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं कचरा हूँ, कूड़ा हूँ? इतना कहकर वो फिर आपने मोम डैड को देखकर रोने लगी। सीखा जी, जिनके दिल में रूही के लिए अब गुस्सा था, फिर भी उन्हें भी ये थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि रूही ने सच में ज्यादा कुछ नहीं कहा था। उसने बस नियति की मैटर में घुसने की कोशिश थी। फिर भी उन्होंने रूही को कंफर्ट नहीं किया, क्योंकि वह और विपुल जी कई बार रूही को मना कर चुके थे कि नियति की किसी भी मैटर में बात मत करना, तो रूही को उनकी एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। विपुल जी को भी इस बात के लिए गुस्सा था, जब नियति नहीं चाहती है कि वो उसकी मैटर में कुछ कहे, और वो सब भी चुप रहते हैं जब नियति कुछ करती है, तो रूही को हर बार बोलने की क्या जरूरत पड़ जाती है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिस वजह से नहीं होती और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था।
नियति ने उसे मारा, फिर भी उसके घर वाले अब उसे कुछ नहीं कह रहा है, सब उसे ही गुस्से से देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हर कोई सिर्फ नियति को पसंद करने लगा है और उसकी वैल्यू सबके दिल में कम होता जा रहा है, और यही बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नियति प्रखर और कियान के साथ बाहर चली गई। संजीत, स्वाभिमान और प्राची अब तक बाहर इंतजार कर रहे थे। प्रखर ने कियान को संजीत की गोद में दे दिया और उसे घर ले जाने के लिए बोला। वो यहाँ से अपने दूसरे विला जाने वाला था। उससे पहले वो अपनी बनी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर वो सबके सामने अपनी बनी की रूम में नहीं जा सकता था, इसलिए कियान को भेज दिया। कियान को थोड़ा डाउट तो हो रहा था अपने डैड पर, फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपने चाचू के साथ चला गया। प्रखर भी कार लेकर गेट से बाहर चला गया। नियति अंदर आ गई। अभी भी हाल में सब मौजूद थे। दादाजी और दादी माँ बोली, बेटा अगर वो रहना चाहते थे तो तुम रहने देते। नियति ने दादी माँ को देखा और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उनसे फिर कल मिल लूंगी। वो जानती थी उसके जान जब चाहे उसके रूम में आ सकते हैं, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और रूही को घूरकर रूम में चली गई। उसके जाने के बाद दादाजी और दादी माँ भी अपनी रूम में चले गए। आदित्य रूही को देखते हुए बोला, आज तो तुम प्रिंसेस की हाथ से बच गई, आगे का क्या पता, इसलिए संभल कर रहना, और जो मेरी प्रिंसेस का है उन सभी चीजों से तो दूर ही रहना। आदित्य भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं बस नियति को समझाना चाहती थी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, क्या मैं अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं कह सकती? रूही मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए आंखों में आंसू कर बोली। तो जय चिढ़ते हुए बोला, ओह बड़ी बहन माय फुट, तुम ये बड़ी बहन वाली एक्टिंग ना करो तो ही बेहतर है। ऐसे ही एक्टिंग करते करते तुमने तो मेरी छोटी बहन से सब कुछ छीन लिया था ना बचपन में। तुमने कितने झूठ बोले होंगे ये तो तुम्हें खुद ही पता होगा। तुम कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की हो, ये बात तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और वो मेरी लिटिल सिस्टर है, मेरी प्रिंसेस, इसलिए उसे अपनी छोटी बहन मत कहो। अगर बड़ी बहन तुम्हारी जैसी होती है तो फिर सब यही चाहेंगे कि उन्हें बड़ी बहन ही ना मिले। खास करके तुम जैसी घटिया और हमेशा मासूम बनकर चाल चलने वाली बड़ी बहन भला किसको चाहिए, को बाहर से मासूम बनकर अंदर से जहर से भरी हो। तुम किसी नागिन से कम हो क्या जो हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेंगे? उसकी बात पर आकाश और आदित्य को हंसी आ गई। आकाश बोला, हाँ वैसे भी नियति तुम्हें बहन नहीं मानती है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहन के बारे में सोने के लिए हम तीनों भाई अभी जिंदा हैं। इतना कहकर तीनों वहां से ऊपर चले गए। वही रूही धीरे धीरे सिसकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बात सुनकर उसे कितना ज्यादा दर्द हुआ हो, पर अंदर ही अंदर इस वक्त वो गुस्से से जल रही थी। उसने अपनी मुठिया कसकर भींच रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस गुस्से से फटने ही वाली हो, पर अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी गुस्से को काबू कर लिया और रोते हुए बोली, क्या मैं इतना गलत हूँ? मैं अच्छा सोचकर कुछ भी करता हूँ तो मैं गलत क्यों हो जाती हूँ? सॉरी डैड, मोम भाई, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ता है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, अगर एक अच्छी बहन भी नहीं हूँ। इतना कहकर सबको इमोशनल करके छोड़कर वो वहां से भागते हुए चली गई। अब विपुल जी को थोड़ा बुरा लगा कि शायद उन्होंने रूही को कुछ ज्यादा ही कह दिया है। नेहा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो खुश थी कि उसने आज ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से उसकी बेइज्जती होती या फिर सबके सामने ही मार खाना पड़ता। वहीं उनके जाने के बाद सरिता जी बोली, भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नियति कुकरेजा फैमिली के बारे में और मल्लिका कुकरेजा के बारे में बहुत कुछ जानती है। सीखा जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, आज जितना नियति ने बताया उतना तो हमें भी नहीं पता है। मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मिसेस मल्लिका कुकरेजा मिस्टर विकास कुकरेजा की दूसरी वाइफ है। मुझे तो लगा था शायद उनकी पहली वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया होगा या फिर उनकी डेथ हो चुकी होगी। पर जो नियति ने कहा अगर वो सब सच है तो फिर मिसेस मल्लिका कुकरेजा इतनी भी अच्छी नहीं है। कितना वो सबके सामने खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो सरिता जी बोली, तो क्या हम अभी भी अमृत का रिश्ता उनकी बेटी अर्चिता के साथ करें? वो सब इसी टेंशन में थे। तभी विपुल जी बोले, मुझे नहीं लगता है कि अर्चिता एक बुरी लड़की है। वो अपनी माँ की तरह नहीं होगी। उन्होंने अमृत को देखा और बोले, तुम खुद बताओ क्या तुम्हें अर्चिता से शादी करनी है या नहीं? अमृत ने कुछ देर सोचा और बोला, अभी सगाई की डेट फिक्स कीजिए, बाकी शादी तो अभी नहीं होने वाली है। उससे पहले मुझे पता चल जाएगा वो लड़की कैसी है।
और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, बस माँ ने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुआ था। अगर नियति मुझे कह दे कि वो लड़की उसे पसंद नहीं है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। मेरी बहन को जो लड़की पसंद होगी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर अमृत वहां से चला गया। विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, और मुझे नहीं लगता है कि नियति अमृत के लिए कोई लड़की पसंद करेगी, फिर भी नियति उसकी छोटी बहन है। अगर नियति सच में अमृत के लिए कोई लड़की पसंद करेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो लड़की कैसी भी हो और किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, हम अमृत की शादी करवा देंगे। बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अर्जित को नहीं लग रहा था कि नियति अमृत के लिए इतना करने की जहमत उठाएगी। वहीं नियति की रूम में इस वक्त प्रखर फिर से बालकोनी से उसके रूम में आ गया था। अगर वह सबके सामने आता तो उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए कहते, पर वह गेस्ट रूम में नहीं रहना चाहता था। वो तो अपनी बनी के साथ उसके ही रूम में रहना चाहता था, इसलिए वो बालकोनी से आ गया था। नियति ने गहरी सांस ली। वो इस वक्त एक ज्वेलरी डिजाइन कर रही थी और प्रखर उसे हग करके बैठा हुआ था और उसकी कान गर्दन हर जगह किस करते हुए धीरे धीरे बाइट कर रहा था। जान प्लीज रुक जाइए, मुझे उसे कंप्लीट करने दीजिए। पर नियति की कहाँ पर भी प्रखर कहाँ मानने वाला था। वो इस तरह नियति को परेशान करता रहा, जिस वजह से नियति को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया हर डिजाइन को कंप्लीट करने में। ये उसकी इस मट की कलेक्शन थी जो वेबसाइट में शो होने वाला था। इन सब की बस एक एक पीस ही बनती थी। उसने आज सुमित्रा जी, अंकित जी और सुप्रिया जी के लिए भी एक डिजाइन बनाया था और ये देखकर प्रखर को उसे पर और भी प्यार आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बनी ने शायद इसलिए उन सब की फेवरेट कलर के बारे में पूछा था ताकि वो उनके लिए ज्वेलरी डिजाइन कर सके। अब तो काम खत्म हो गया। इतना कहकर प्रखर ने लैपटॉप को बंद किया और नियति को गोद में लेकर वो बेड पर आ गया। उसने नियति को बेड पर सुला दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसकी होंठों पर अपनी होंठ रखकर उसे किस करने लगा। नियति के हाथ प्रखर की बालों में चल रहे थे। 20 मिनट बाद जब नियति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो रखना नियति की होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर आकर किस पर शक करने लगा और बीच बीच में बाइट भी कर रहा था। नियति की आहें रूम में गूंज रही थी। प्रखर ने अपने शर्ट को निकाल फेंक दिया और नियति की नाइट सूट का बॉटम खोलकर उसकी बॉडी से उतारकर एक साइड फेंक दिया। वो बहुत इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए किस और बाइट कर रहा था। उसने उसकी बाकी कपड़े और खुद के भी कपड़े निकाल दिए और नियति की बॉडी को इंटेंस नजरों से देखने लगा। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें उसकी आत्मा तक में झांक सकती हैं। प्रखर आज नियति को दिए हर एक लव बाइट के निशान पर प्यार से किस और सक करने लगा। न्यायी की सिसकियों की आवाज से वो और भी मदहोश होते जा रहा था। वो उसकी उभार पर किस और सक करने लगा और दूसरे उभार को प्रेस करते हुए उसकी सिसकियां सुनने लगा। नियति की सॉफ्ट बॉडी उसे और भी पागल कर रही थी। 2 घंटे बाद उन दोनों का प्यार का सिलसिला खत्म हुआ। प्रखर ने ही लिमिट क्रॉस नहीं किया, फिर भी उसने नियति को दिन में बहुत ज्यादा परेशान किया था और अब भी उसे थका दिया था, जिस वजह से नियति उसकी चेस्ट पर सर रखकर सो गई और प्रखर प्यार से उसकी सिर को सहलाने लगा। दोनों एक पतले से ब्लैंकेट में कवर थे जो उनके बॉडी को ढक रही थी। सुबह का वक्त जब नियति उठी हर बार की तरह प्रखर चला गया था। नियति फ्रेश होने बाथरूम में चली गई, फिर अपनी डेली रूटीन फॉलो करने लगी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज वो अभिजीत और अभिका से मिलने जाने वाली थी, इसलिए उसने अपने जय भाई को मैसेज कर दिया था कि वो उसके लिए इंतजार ना करे और कॉलेज चले जाए, वो उन्हें वहीं पर मिलेगी। नियति की कार 1 घंटे बाद आकर एक छोटी सी गली के पास रुकी। कार और अंदर कॉलोनी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो कार से उतरकर पैदल ही अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे आगे जाने लगी। टू बी कंटिन्यूड।